90s में लोग कहते थे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो। आपने ऐसा स्टॉक मार्केट में आने का क्यों सोचा? 90s में पहले तो हम लोग के दौरान कोई शेयर बाजार में जाने के लिए कोई घर पे रेडी भी नहीं होते थे, क्योंकि उसको एक सट्टा बाजार बोले जाते थे कि आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट कितने का हुआ था? ऐसे तो बहुत सारे चीज़ में हुआ था और ऐसे लॉस भी बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। नो मनी विदाउट टेंशन। ये कोई ऐसा भी नहीं है मार्केट। कोई आमतौर एक एक्टर को पूछो, कोई कॉर्पोरेटर को पूछो या कोई नेता को पूछो, उन लोगों को भी टेंशन रहता ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राज और आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे सवालों के आंसर देखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बादशाह मिस्टर अक्षय शाह से। तो कैसे हो सर आप? हेलो राज भैया, कैसे हो आप? बस आपको मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी पहले अच्छा तो लगा। मैं आपको बोलूं, अब बड़ी मेरी तारीफ की है। बादशाह, यहाँ पे हर कोई बादशाह है और हर कोई धुरंधर है इस मार्केट में। सर आपको स्टॉक मार्केट में कितने साल हो गए? करीबन 35 साल। मतलब आप हर्षद मेहता से भी पहले से हो? नहीं, हर्षद मेहता बहुत मेरे पहले से थे, लेकिन उनका एक नाम हुआ और दौर पे हम लोग उसमें शामिल हुए थे। अच्छा, आप उनको ऐसा करीब से देखा था आपने जी, उनको? बहुत टाइम। मतलब आपने जब पहली बार हर्षद मेहता को देखा था तो क्या कर रहे थे? मतलब क्या याद याद है आपकी? जी, वो फर्स्ट टाइम देखा था। वो देखने जैसे आजकल के बच्चे लोगों को कैसे हीरो लोग को देखने के लिए एक भीड़ सी रहती है, जुनून रहता है, वैसा हम लोग को वो टाइम पे हर्षद मेहता को देखने खुशी महसूस होती थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये बंदा बहुत कमाल का है। उसकी आँखों में एक अजब-सा सपना था। पूरी मार्केट को उसको कैप्चर करने का हौसला रखना था। वो एक दिखता ही था उसको चाल से, उसकी ढाल से। अच्छा, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि उनको देख के कि ये बंदा आगे चल के इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा? यस, लग रहा था, क्योंकि उसके हम लोग जब भी थे, उसके पहले से अरशद मेहता थे और ऐसा था ही, वो ऑलरेडी आगे ही था। लेकिन इतना बड़ा स्कैम में आएगा, उसका नाम गलत तरह से हो जाएगा, वो नहीं था। ये सभी सोचा नहीं ऐसा था? नहीं सोचा। अच्छा, मतलब इस टाइम पे ऐसा प्रेडिक्शन किया था कि यार कुछ हो सकता है इनके साथ ऐसा? यस। प्रेडिक्शन हो रहा था सबसे? क्योंकि वन साइड मार्केट कभी एक नई दिशा में जा रहा था। वो एक सुनहरा दौर कैसा था, हर शाम एक कहानी बनती थी और हर एक सुबह एक नया इतिहास बनता था। शेयर बाजार के लेके कोई भी स्क्रिप्ट देखो, एक अलग भाव, नया इतिहास रहता था, टॉप रहता था। तो सबको डर ही लग रहा था, क्या कहाँ जा रहा है, क्यों है, कैसे है? वो एक सवाल हर घर में जो शेयर बाजार ट्रेडर्स को सबको रहता था। उस टाइम पे लोग उनके कहने पे इन्वेस्ट करते थे। जी, क्या आपने किया कभी? यस। प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? पहले तो हुआ था, बाद में कुछ स्क्रिप्ट में अटक गए थे। आज भी मेरे पास उसकी कंपनी के मजदा लिमिटेड के शेयर्स है। क्या बात है, प्रॉफिट में? वो कंपनी ही बंद हो गई। जब लिया था तभी 200 में लिया था, 1400-1500 का भाव भी हुआ था, लेकिन हर्षद मेहता का शेयर थे, खुद की कंपनी थी ग्रो मोर। 90s में लोग कहते थे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो। आपने ऐसा स्टॉक मार्केट में आने का क्यों सोचा? 90s में पहले तो हम लोग के दौरान कोई शेयर बाजार में जाने के लिए कोई घर पे रेडी भी नहीं होते थे, क्योंकि उसको एक सट्टा बाजार बोले जाते थे कि उसमें जाने वाले को, और वो दौर भी ऐसा था कि आप उसमें काम कर रहे हो, वो फील्ड में हो, तो आपको आपकी शादी होना या कोई पूछे कि कहाँ क्या काम कर रहा है शेयर बाजार में, तो लड़की भी नहीं देते थे, ऐसा दौर था वो। लोग शादी भी नहीं करते थे कोई? नहीं, तभी ये हर्षद मेहता की वजह से सब चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, पूरा सबकी थिंकिंग चेंज हो गई। आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट कितने का हुआ था? ऐसे तो बहुत सारे चीज में हुआ था और ऐसे लॉस भी बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब एक अमाउंट होगा ना कि इतना प्रॉफिट हुआ था मुझे उस टाइम? ऐसे जब भी एक यंग था, अभी जब 20 साल के थे, और वो टाइम पे जब पगार 500-1000 रुपए रहता था महीने की सैलरी, और वो टाइम पे 25,000 20,000 एक दिन में प्रॉफिट हो जाता, तो आदमी कितने खुश होते, वो हिसाब से प्रॉफिट हुआ था। तो जब आपको प्रॉफिट होता था आप सबसे पहले किसको बताते थे फोन करके, यार मुझे इतना प्रॉफिट हुआ 10 है? लोग को शाम को मिलते सब, क्योंकि रिंग के टाइम था, दुनेरा मतलब सुनहरा दौर था, सब शाम को मिलते थे, खुश खुश होके सब एक दूसरे गले मिलते थे, यार इस ये। लेकिन वो प्रॉफिट बुक किया तो प्रॉफिट काउंट होता है, जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करते तब तक प्रॉफिट काउंट नहीं होता। आपके मन में हर्षद मेहता की याद अगर देखे तो कौन सी है कि अरे हाँ वो मैं कभी भूल नहीं सकता वो याद? वो एक टाइम मैंने उनको देखा था जब एक मार्केट पतवाट के लिए एक प्रॉब्लम हो रही थी वो टाइम पे, और बेयर कार्टेल उसके अगेंस्ट था तब। वो टाइम पे बेयर कार्टेल में मनु मानिक जी बहुत फेमस थे, उनकी एक पूरी कार्टेल थी जिसको ब्लैक कोबरा कहते थे, मनु मानिक। और हम लोग उसको हर्षद मेहता के टाइप का नाम था, इतना बड़ा नाम था? बड़ा वो उसके भी बड़े थे पहले। अच्छा, उससे बड़े थे? हाँ, और उससे सब लोग डरते थे।
वो बेयर कार्टेल उनका पूरा ग्रुप बेयर कार्टेल, वो चाहे तो कोई भी स्क्रिप्ट वो मतलब गिरा सकते थे, कोई भी कंपनी के प्राइस गिरा सकते थे, पूरी सब पावर मिलके। थी मतलब हाथ उनके में। पास पूरी पावर थी। उनके पास ऐसा पावर था कि आज बोले कि मार्केट में वो टाइम पे क्या पटावाट का एक सिस्टम चल रहा था कि हर 15 दिन के बाद एक पटावाट होना है, कुछ भी मतलब सेटलमेंट होना। जैसे आज हम लोग T+1 सेटलमेंट डे बोलते हैं मार्केट में, वैसे वो लोग वहां पे 15 दिन 20 दिन ऐसा होते थे। अगर वो बोले आज स्ट्राइक तो स्ट्राइक, ऐसा होता था। तो उससे सब डरते थे और ये हर्षद मेहता जी उनके अगेंस्ट थे। जब हम उनको बात की थी तब उनका मगज में मतलब उनके जो आंखों में था ना, पूरा शेयर बाजार को कब्जा करना और इन लोग को पूरा बेयर कार्टेल को हटाना। अच्छा, एक उनका वो कॉन्फिडेंस था। अगर हर्षद मेहता उनकी साइड आ जाती तो आज तक टिक पाते। हाँ, वो तो अभी क्या मालूम क्या दौर होता, तो ये सुनहरा दौर नहीं आता इतना जल्दी। हर्षद मेहता को लोग बिग बुल कहते हैं, आपकी नजर में वो क्या थी? ऑफ कोर्स बिग बुल थे, लेकिन एक नजर से देखने जाए तो थोड़े ग्रीडी भी थे वो। ग्रीडी इसके लिए थे कि एक इतना मार्केट होने के बाद भी वो मार्केट प्लस 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 करते ही जा रहे थे, तो और पूरा सिस्टम को साथ में लेके उन्होंने बहुत आगे कर दिया था मार्केट। बहुत छोटे लोग का पैसा उसमें लगा हुआ था, बैंकर्स लोग का, तो फिर भी वो आगे आगे मतलब प्राइस बढ़ाते ही जा रहे थे। मैंने ऐसा सुना है कि हर्षद मेहता बहुत सारे लोगों को हेल्प करते थे, उधार पैसा देते थे और वापस भी नहीं लेते थे, क्या सच है? अभी वो इतना तो मालूम नहीं है, ग्रुप में थोड़ा सुना हुआ है, उनके ग्रुप में रहता है, बाकी तो अभी हर्षद मेहता में एक ऐसी कौन सी बात थी जो उनको आम लोगों से अलग बनाती थी? उनको मार्केट को आसमान तक लेके जाने की एक जो चाह थी, वो पूरे उसको थिंकिंग उसको अलग करती थी सबसे। उसको वो चीज का डर ही नहीं लगता था। वो जिसके साथ भी बात करते थे उनकी आंखों में ऐसी नशा था कि कोई भी मतलब चाहे बड़े बैंकर्स हो कोई भी हो उसके बातों में आ जाते थे। हर किसी को मतलब काबू में कर लेते थे क्या? हर किसी को, जैसे बड़े बड़े बैंक वाले को, जैसे उनका जब नाम आया था स्कैम में वो टाइम पे भी, उसके पहले जो सिस्टम का फायदा उठा रहे थे, वो सिस्टम का फायदा उठाने के जिसके साथ भी जाते थे वो उसको काबू में कर लेते कि भाई हम ये कर देंगे, हम भी निकल जाएंगे, हम हो जाएगा। आपके इतने साल के एक्सपीरियंस से आप मार्केट की एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताओ। अच्छी बात तो बोल सकता हूँ कि जो इन्वेस्टेड रहे मार्केट में अच्छी कंपनी में, उनको हमेशा फायदा हुआ है। और बुरी बात, जो लोगों की बात सुन के इन्वेस्ट करते हैं उसको रोना ही पड़ा है। मतलब जो इंस्टाग्राम पे आजकल जो आता है ना, इंस्टाग्राम है वो सब है, टेलीग्राम पे टेलीग्राम न्यूज पे आती है कि इसमें इन्वेस्ट करो, वो नहीं, यस यस यस, उससे प्रॉफिट नहीं होता कभी। कभी नहीं और एक चीज है कि जो लोग कैंडल देख के ट्रेडिंग करते हैं, क्या ये काम करता है कि बस ये करते हैं तो उससे पैसे बना सकते हैं? यस यस यस। तो चार्ट लेवल है वो सब, बड़े बड़े आज फंड हाउस में, डाटा सेंटर्स में वो लोग जो लोग डाटा मतलब ये सब डाटा कलेक्शन रहता ही है उन लोग के पास, वो हिसाब से, और अच्छी कंपनियों में प्रॉब्लम नहीं आता। कभी आपने सोचा है कि अरे ट्रेडिंग बंद कर दूंगा भाई, बस हो अब? हमें ऐसा लगता है कि आज ट्रेडिंग कल से बंद कर डालूं और सुकून सी जिंदगी जीऊं, लेकिन मार्केट एक नशा है, वापस उसमें आना ही है। उस टाइम का स्टॉक मार्केट और आज के स्टॉक मार्केट में क्या फर्क है? उस टाइम स्टॉक मार्केट में पूरा भरोसा पे चलता था और फिजिकल डिलीवरी शेयर्स में सब चलता था। आज के टाइम में बहुत ट्रांसपेरेंसी है। आज के टाइम में सेबी जैसे रेगुलेटर्स है जो पूरा ध्यान रखते हैं, कहाँ पे भी कुछ घपला होता है तो वो लोग पकड़ सकते हैं। वो टाइम पे सब इशारों पे सोते थे, रिंग टाइम रहता था, रिंग में ना इशारों से सौदा हो जाते थे, चिट्ठियों पे बड़ा बड़े सौदे लिखे जाते थे। तब बाद में क्या घपला होता था, खुलेआम हो सकता था, किसको पता नहीं चलता था। तभी रेगुलेटर्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे और कुछ लोग के वजह से मार्केट चलता था, ऊपर होता था, नीचे होता था। अगर समझो कि मुझे कल स्टॉक मार्केट में उतरना है अब, तो मुझे सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले ना, स्टे इन्वेस्टेड। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कभी भी उधारी लेके पैसे से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कोई भी लॉस का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। समझो आज लिया, आपको लगा थोड़ा ट्रेडिंग के लिए, तो हर एक लॉस का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अच्छा, और मतलब कहाँ पे सेल करना है वो पता होना वो एक चाहिए। स्टॉप लॉस, क्योंकि भाई, और दूसरा, आप कोई भी एक चीज में ना, कोई भी एक कंपनी में अपने कैपिटल से 10% से ज्यादा पैसा नहीं डालने का। अच्छा, समझो कोई 10 रुपए कमा रहा है तो उसका 1 रुपया इन्वेस्ट कर दो बस। आपके पास कैपिटल रहा तो वो कैपिटल की रही, और आपने कोई किसी ने बोला और आप तो ट्रेड करते हो, किसी ने बोला तो पूरा पैसा मत डाल दो, कोई कुछ भी बोले। अच्छा, पूरा इन्वेस्ट मत करो, पूरा invest बैकअप रखो यस सर, हमेशा। हमेशा हमेशा। क्या बात है। ऐसा कोई है कि आपका करीबी दोस्त बहुत ऐसा जन कोई बहुत कि जो जन पूरा लूट बहुत गया? जने सुसाइड किया हुआ है, पेपर में भी आता है, हमारे घर ग्रुप में भी है, घर बार बेच के किसी को डोंबियो ले जाना पड़ा है। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या फर्क है? ट्रेडिंग एक कैलकुलेटिव और मैथमेटिक्स आप इन्वेस्ट करते हो, जहां आपको मालूम है यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है। और गैम्बलिंग में आपने किसी की बात पे भरोसा करके इन्वेस्ट किया हुआ रहता है, उसमें पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट में दिया है, किसने बोला है, कहाँ जाएगा, क्या भाव से ले, आपको जो लेते हो ब्लाइंड ले लेते हो बस, ट्रस्ट।
ये गैम्बलिंग में होगा। मतलब गैम्बलिंग से कोई अमीर नहीं बन सकता। 1% बन सकता है, 99% नहीं। अगर वो स्क्रिप्ट फ्लूक से चल गई तो। ट्रेडिंग से अमीर बन सकता है। ट्रेडिंग से अमीर बोलेगा तो आप कैलकुलेटर ले सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, मैथमेटिक्स लगा सकते हो, अच्छा, वो हमारे हाथ में होता है। वो तुम्हारे हाथ में है। क्या आपके घर वालों ने कभी आपको बोला है कि कल से बंद कर दे भाई, बहुत रिस्की है? घर वाले नहीं, लेकिन जब हम लोग नए नए थे तभी घर वाले बोल रहे थे संभाल के करना, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, रुपया नहीं जाना चाहिए, किसी का नाम खराब नहीं होना चाहिए अपना, क्योंकि वो टाइम पे ऐसा ही सब चल रहा था। वैसे प्रॉफिट होने के बाद घर वाले ने एकदम सर पे उठा के रख लिया, लॉस होने के बाद बोला घर से निकल, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा बहुत जन के साथ हुआ है। हाँ। हुआ है, घर वाले ने छोड़ दिया है, वो घर छोड़ के चला गया है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हमारे साथ नहीं हुआ है अभी तक। कभी ऐसा लगा है कि ये स्टॉक अगर उस टाइम पे लेके रख दिया होता तो आज मैं साला बहुत करोड़पति होता? बहुत टाइम, बहुत सारी स्क्रिप्ट रहती है। रिग्रेट कौन सी चीज का है, मतलब कौन से स्टॉक का है? जैसे इन्फोसिस, वो टाइम पे 800-1000 रुपए चल रहे थे। एक टाइम मैंने इन्फोसिस सिर्फ 1000 में लिया था और दूसरे दिन ऊपर 200 रुपए ऊपर मिल रहा था, बेच डाला, तो दिन में 20,000 रुपया तो खुश हो गया। जब अपनी वो टाइम पे सैलरी 7-8 हजार 20,000 रुपया आ रहा है तो बंदा खुश हो गया। लेकिन आज इन्फोसिस में रखता था तो आज मेरे पास वो 100 इन्फोसिस के 40,000 इन्फोसिस होते थे। क्या बात है यार, मतलब लगभग 200-300 करोड़ का प्रॉफिट। एटलीस्ट 80 करोड़, और उसमें डिविडेंड ये काउंट करो, बोनस सब काउंट करके इतना पोर्टफोलियो सब 80 करोड़। सबसे गंदा इन्वेस्टमेंट कौन सा था कि यार यार यहाँ पे तो फंस गया मैं? डीएस की सॉफ्टवेयर मेरा उसमें क्या हुआ था? मैंने वो टाइम पे 2800 के भाव से लिए थे। 28। हाँ, 2008 के भाव से, और बाद में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का पूरा क्रैश हो गया था और वो कंपनी बंद हो गई थी। कितना इन्वेस्ट किया था टोटल? मेरे पास 200 शेयर्स थे वो टाइम पे। हाँ। अच्छी सी मेरा प्रॉफिट हो सब उसमें डाल कौन से साल की बात है? 1999, जब सॉफ्टवेयर बूम चल रहा था। वाह। 99 वो लाख पे, वो टाइम पे 6-6 लाख में तो सबब में घर मिल रहे थे। आज इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ है। आज के टाइम में इंडिया के लगभग 10% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उस टाइम पे कितने थे? 2% से भी कम। क्या बात कर रहे हो? 2% से भी कम। तो भी मार्केट इतनी में हलचल होती थी? हाँ, वो टाइम पे क्योंकि बहुत कम पीपल लोग इन्वॉल्व थे और बुल बेयर अलग कार्टेल था, वो लोग ही मार्केट कंट्रोल करते थे। पहले ऐसा सिस्टम से ना, फाइनेंस से जो जैसे मार्केट, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कोई वो टाइम पे कुछ था ही नहीं। हमें रुकना कब चाहिए, बहुत बड़ा लॉस होने के बाद या बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के बाद? रुकना तो अच्छी कंपनी में तो ऑलवेज, मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ, स्टे इन्वेस्टेड ऑलवेज, अच्छी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। रुकना कब चाहिए? एक तो आपको उधारी के पैसे से इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल मार्केट क्या होगा मालूम नहीं है। वही चीज जो तुम्हारे स्क्रिप्ट पे वो आज पे डाउन हो गई तो। स्टॉक मार्केट ने आपको ज्यादा पैसा दिया या टेंशन दिया? नो मनी विदाउट टेंशन। आज तुम शेयर बाजार को पूछ रहे हो, कोई आमतौर एक एक्टर को पूछो, कोई कॉर्पोरेटर को पूछो या कोई नेता को पूछो, उन लोगों को भी टेंशन रहता ही है। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी अफवाह कौन सी है? ये शेयर्स ले लो, ये कभी गिरेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये कभी सच नहीं होता ये है? कभी सच नहीं होता। जो पूरा दिन न्यूज देखते रहते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी ठीक है ना? स्टडीज करना चाहिए। न्यूज में तो वो लोग कब आज कब बोल रहे हो, कल का मालूम नहीं ना। किसी को मालूम नहीं था कि आई बेच ये सब आएगा और आईटी कंपनी आज सब आधा प्राइस हो गया। इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इन्वेस्ट करने का डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला आपने सर। ये बहुत डिफिकल्ट है अपने पास क्वेश्चंस, तू समझा क्या आप? मतलब जैसे कि मैंने बोला अभी न्यूज देख के या कोई बुक्स में किसी की कंपनी की पूरी जानकारी लेने की, उसके बहुत सारे जैसे कंपनी विजिट भी करते हैं आजकल के ट्रेडर्स लोग, कंपनी विजिट भी करते हैं, कंपनी का फ्यूचर प्रोडक्शन ये वो क्या उसका ग्रोथ है कि नहीं, कंपनी का डेब्ट रेशियो देखते हैं वो लोग, पूरी कंपनी की हाँ, जानकारी पूरी निकालते कंपनी हैं की जानकारी बहुत तो सारी ही है। इन्वेस्ट करते हैं। वही कितना उनकी इक्विटीज है, कब की कंपनी कितना खुद प्रमोटर कितना होल्ड कर रही है। पता चला कंपनी अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग 0 है तो मतलब ही नहीं, विदाउट प्रमोटर्स कोई शेयर चलते नहीं है। आज मिनिमम 60-70% प्रमोटर्स होल्डिंग भी होना चाहिए कंपनी में। अगर प्रमोटर्स खुद कंपनी में रहा तो ही वो कंपनी चलाएगा ना, प्रॉफिट उसको घर पे आ रहा है। अगर मुझे कल से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो कम से कम मुझे कितना अमाउंट रखना पड़ेगा? सर कल से कर रहा है स्मॉल अमाउंट से चालू करने का, क्योंकि अभी तो आप एकदम नए हो, इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके आप चालू कर दो। 20 रुपीज से भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसा भी नहीं है मार्केट। कभी कभी लोग ना इमोशनली ट्रेडिंग करते हैं, तो कभी मेरे दादा ने लिया है, मेरे पापा ने शेयर लिया है, वो सेल नहीं करूंगा, ऐसा होता है, वो क्या करना चाहिए आप? नहीं, ऐसा तो जरा भी नहीं रखना चाहिए। अगर प्रॉफिट में रहेगा तो? प्रॉफिट में रहा, कंपनी के पे डिपेंड है। कभी बहुत सारे कंपनी के ऐसे मिल जाते हैं। हमारे टाइम पे ऐसे थे कि बहुत जन को है ना
दादा के शेयर्स विप्रो जैसे मिल गए, जो ट्रांसफर के लिए बेचे थे, ऐसा सब, तो वो एक रिटर्न होता है। लेकिन अभी इमोशनली दादा ने लिया है, पापा ने लिया है, कौन सी कंपनी है, क्या है, वो देख के उन लोग को, वरना इमोशनल उसका कुछ काम ही नहीं है इसमें। तो अच्छा, मतलब बेच के निकल जाओ। देखना कंपनी का क्या वर्किंग है, कौन सी कंपनी है, क्या भाव में इन्वेस्ट किया था और क्या आज रिटर्न आ रहा है। एक ट्रेडिंग का एक सवाल मेरा, कभी कभी हमारे यहाँ होता है ना कि हम जो कोई शेयर 50 से ले लिया और स्टॉप लॉस लगा दिया 30 का, तो जैसे ही 70 जाता है हम स्टॉप लॉस आगे बढ़ा देते, 60 कर देते, फिर आगे आगे करते, फिर वो सेल होके फिर जो भागता है तो भागता ही है। यस, बहुत टाइम होता है ऐसा मार्केट में। वो तुमको डिटरमिनेट बनना पड़ेगा, क्योंकि तुमको कितना उसमें कमाना है, कितना तक तुमको जाना है। क्योंकि आज तुम उसको स्टॉप लॉस उसको ऊपर करते, ऊपर बढ़ाते जाते हो, कल जाके कुछ अलग से न्यूज आ गई, 5 मिनट के बाद वही, मतलब दूसरे दिन वही देखोगे, तो कल का भाव से भी नीचे आ गया तो क्या करोगे आप? स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि नहीं स्टॉप रखना? लॉस, हर एक लॉस का स्टॉप लॉस मैंने आपको बोला था पहले, रखना चाहिए। अब आप ट्रेडिंग करते हो तो रखना ही चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, हमने स्टॉप लॉस लगाया, समझो 50 का है, 40 का लगाया, तो स्टॉप लॉस हिट होके तो चला जाता है, फिर उसका वो तो होता है, क्योंकि वो आपने अपना वो पैरामीटर्स बना दिया यार, इधर इतना प्रॉफिट, इधर इतना लॉस, उसमें अफसोस नहीं करना है, कोई उसको चीज चेंज नहीं करने का। कुछ नहीं करना। अगर समझो फिर बाद में रिग्रेट होता है ना कि 100 रुपए में गया था, बेचा नहीं नहीं। तो आप कभी इसमें मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो इमोशन जैसा कुछ आना ही नहीं चाहिए, कुछ आना ही, क्योंकि हर एक दिन नई स्क्रिप्ट आती है, हर एक दिन नया इतिहास बनता है, हर एक दिन नया कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनता है। वो आपको यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा ही, आपको तो नई कंपनी आती ही रहेगी। आपकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन कौन सा था शादी के अलावा, मतलब जैसे कि इससे दूसरा तो कोई ऐसा डिसीजन लगता नहीं है। लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज की करनी नहीं चाहिए? ये मेरा खुद का सवाल है। आज के दौर में कहना बहुत मुश्किल है। करना ही नहीं चाहिए। सच में? सच में। क्या नुकसान क्या है? दोनों का माइंडसेट अलग अलग रहता है। आज के दौर में जो यंग जनरेशन है ना, दोनों का जो परवरिश रहती है, दोनों की अलग, दोनों का माइंडसेट अलग रहता है। चाहे दोनों अच्छे घराने से हो या लोअर फैमिली से हो, कुछ भी हो, लेकिन लड़की रहती है वो एक, उनके घर का माहौल जो रहता है वो ज्यादा करके अपने माँ बाप को फॉलो करती है। लड़के रहता है जो अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं, दोनों पढ़े लिखे हो रहते हैं, तो या दोनों अलग रह सकते हैं तो बात अलग है, या फिर एक दूसरे के दखलंदाजी दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप दोनों एक दूसरे को प्लेस दे सकते हो तो ही शादी करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, लड़के सोचते हैं कि लड़की बड़ी रहे तो फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, लड़कियां सोचती है लड़का बड़ा रहे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। आपको क्या लगता है, लड़की बड़ी लड़के से शादी करनी चाहिए या बड़े लड़के से शादी करनी चाहिए? एज डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन उसमें लड़के बड़े होने चाहिए। लड़के क्यों? लड़के में एक तो है ना, एज के बाद सेंस ऑफ मेच्योरिटी और बढ़ती जाती है, जो लड़की में इतनी जल्दी नहीं आती। तो अक्षय सर, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, अपनी बात तो शेयर बाजार पे चल रही है, तो शादी भी एक शेयर बाजार जैसा ही है, स्पेकुलेशन है। अगर वो कोई जैसे अच्छी स्क्रीन अच्छी निकल गई तो निकल जाती है, लेकिन हाँ एक बात है, इसमें स्टॉप लॉस नहीं होती है। इसमें सिर्फ लॉस है। सब लॉस है। अगर कल आपके बच्चे ने बोल दिया कि पापा मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं बस ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो आप उसको समझाओगे कि डायरेक्ट मारना शुरू करोगे? नहीं, 100% उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा, समझाऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए। ट्रेडिंग वन काइंड ऑफ बिजनेस है और जो जेन्युइन है। ट्रेडिंग करने की कोई एज होनी चाहिए कि इस एज तक करनी चाहिए? ऐसा नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। जब आप समझ सकते हो तब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मिनिमम एज जो आप जैसे गवर्नमेंट ने दिया 18 साल से मत करो। अगर कल भगवान ने आपको बोल दिया, समझो वरदान मिल गया आपको, एक ही वरदान है, अगर आपको सक्सेसफुल मैरिज चाहिए या सक्सेसफुल पोर्टफोलियो, तो क्या लोगे? 100% मैरिज। हाँ, यस। बड़े दुखी लग रहे हो। ऐसा नहीं है, पैसा से आदमी, पैसा काम के, लेकिन कुछ क्या खरीद सकता है उससे? एट द एंड आपको एक फैमिली लाइफ होनी चाहिए। मैं कुछ प्यार के रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। आज के जनरेशन को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, आजकल बहुत सारा आया रिलेशन का, मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वगैरह, सिचुएशनशिप, गुल्लू अलू, बहुत सारे हैं अलग अलग, जो हमें पता भी नहीं क्या होता है। आपके टाइम पे ऐसा होता था क्या, कुछ प्यार हो गया होता था, लेकिन एक ट्रू लव होता था वो टाइम पे। हाँ, हम लोग के टाइम पे ना मोबाइल्स थे, ना टेलीफोन्स थे, कुछ भी नहीं थे। मिलना होता था तो कभी कुछ बिल्डिंग में कुछ फंक्शंस रहा, प्रोग्राम्स रहा, तो ही मिलना होता था। बाकी ऐसा कुछ बातचीत करने का कुछ होता भी नहीं था। अगर वहाँ वो टाइम पे कैसा था, एक लड़का और एक लड़की बात करे तो बाजू वाले को 3-4 बिल्डिंग सबको पता चल जाता है कि ये वो लड़का और लड़की ने बात कर रहे हैं। इन दोनों का चल रहा है इन तुरंत। दोनों का चलता हो नहीं, फिर भी बोल देते चल रहा है। हाँ,
वो एक दौर ऐसा प्रपोज था। मारने का क्या तरीका था वहाँ उस टाइम पे, क्योंकि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तो कुछ होता कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो प्रपोज कैसे करते थे? जैसे रास्ते में वो किधर जा रहे हो, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, वो तो पीछे पीछे जाने का, हम्म, बस रिक्वेस्ट कर करके, मतलब ऐसे ही। ऐसे ऐसे। और मिलने का तो उस टाइम पे ओयो तो होते उस- नहीं थे, तो नहीं, कैसे नहीं कहाँ होता, मिलते नहीं थे ऐसा? कुछ भी नहीं। वो कॉलेज के टाइम ऐसा कुछ साथ में रहा तो ड्यूरिंग कॉलेज, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ तो आपकी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे? बस ऐसे ही थी। मिलना होता था हफ्ते में एक टाइम, कभी हो गया तो ऐसा, ऐसे हाय हेलो, हाय हेलो, बाकी कुछ? बाकी वो क्या। एक हर इंसान का सवाल है, हर लड़के का सवाल है कि रोमांस किस उम्र तक कर सकते हैं? मतलब रोमांस की कोई उम्र नहीं होती है। मतलब होती, मतलब कुछ मतलब पावर भी तो होनी चाहिए, ताकत भी तो होनी चाहिए। किस उम्र तक कर सकते हैं सब देखा जाए तो? रोमांस में आप अभी जैसे बोले ताकत भी नहीं चाहिए, बोले तो हाँ। कौन सी ताकत? हर चीज की थी, मतलब विदाउट मेडिकल प्रेम सपोर्ट। एक अलग चीज है, और हम्म। ताकत जो आप बोल रहे हो वो एक अलग चीज है। फिर भी एक एज रहेगी ना उसकी प्रेम भी। में क्या होता है, एक ट्रस्ट रहता है। ट्रस्ट आप रहता है तो ऑटोमेटिक प्यार रहता ही है। भरोसा, जिसको बोलते हैं कि ये मेरे साथ है, आप घर पे आते हो, एक एहसास, वो आपको रिस्पेक्ट देते, आपको प्यार होता है, जैसे गले मिलते, कभी किधर कुछ भी रहा बाहर जाने का, एक दूसरे को पूछ के जाते हैं, तो एक भरोसा है। वो भरोसा रहता है तो ऑटोमेटिक रोमांस रहता ही है, वो उम्र के कोई भी पड़ाव में रहता है। आपका हेयर फॉल होने के बाद सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो बहुत हुए। क्या हो, जैसे कि? जैसे कि मैं मार्केट में रिजेक्ट हो गया। ये हेयर फॉल मार्केट की देन है कि नेचुरल है? नेचुरल Natural रहता है। है, टेंशन रहता है, मार्केट की भी रहता है, प्योर नेचुरल। मतलब देखा जाए तो मार्केट का कुछ इसमें हाथ नहीं है। नहीं नहीं, जरा भी तो मुझे पहले लगा कि ये निफ्टी 50 में बाल 50-50 हो गए। नहीं। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट, वाह। सेफ ट्रेडिंग या रिस्क वाली? सेफ सेफ। रिस्क नो। नहीं। वाइफ है गर्लफ्रेंड? 100% वाइफ, बाद में मिलना। जिम या योगा? जिम। बुक या यूट्यूब? बुक। गोल्ड या स्टॉक? स्टॉक। लॉन्ग टर्म या इंट्राडे? लॉन्ग टर्म। फैमिली टाइम या मार्केट? दोनों अलग अलग है। मार्केट, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम नो फैमिली, फैमिली टाइम नो मार्केट। ओके, वैसे भी बंद ही जाता था शाम को। मॉर्निंग मार्केट या क्लोजिंग मार्केट? दोनों का अलग अलग है, मॉर्निंग क्लोजिंग। एक ही चूज करना है। अच्छा, एक ही चूज, क्लोजिंग। क्लोजिंग क्यों? बीटीएसटी कर सकते हैं। वाह। बेटा या बेटी? बेटी। दोस्त या रिश्तेदार? दोस्त। वाह। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बैड वॉर आज आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। सर, आप भी कुछ बोलो। यस, लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमको।